हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेड ज्ञान प्लेटफॉर्म पर। और हम DSSB के PRT सिलेबस के जो ब्रीफिंग पॉइंट्स हैं उनको देख रहे हैं 1 बाय 1। और आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो है सिगमंड फ्राइड। ठीक है, और कल मोरल डेवलपमेंट के जो थिंग्स थे वो मैंने बता दिए। 1-2 पॉइंट थे वो क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे वो। ठीक है ना। तो आज की क्लास पे हम लोग फोकस करेंगे जो कि सिगमंड फ्राइड से रिलेट कर रही है। ये पेन वगैरह क्या हो रहे हैं? ये इसको सबसे डबल एडिटिंग सर इधर इधर से अब ये कर दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग सिगमंड फ्राइड के बारे में। सिगमंड फ्राइड के बारे में थोड़ी बहुत बातें मैं आपको साइको एनालिसिस से मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत साइको एनालिसिस में मैंने आपको बताया था मनोविश्लेषणवाद जो होता है। मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत भी हमने सिगमंड फ्राइड की बात की थी। और मैंने आपको ये एक पर्टिकुलर परपेक्स बताया था सिगमंड फ्राइड के बारे में कि इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है, मनोविश्लेषणवाद का पिता कहा जाता है इनको। आज जो है बात वो थोड़ी सी अलग है। हम इनको क्या करेंगे, एज ए साइकोलॉजिस्ट इनका रोल क्या है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने माइंडसेट के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, उन सभी टर्म्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे आज। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है ये। ठीक है, सिगमंड फ्राइड के बारे में, क्योंकि सिगमंड फ्राइड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं या ट्रेडिशनल लोग हैं वो उनकी बात से कभी वास्ता नहीं रखते। वास्ता रखने का मतलब ये है कि इनकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाती है। और इन्होंने क्या है कि परंपरावाद के जितने भी नियम थे उन सब नियमों को ताक पे रखकर इस थ्योरी का क्या किया है, जन्म हुआ है। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड के बारे में बात की जाए तो ये ऑस्ट्रिया से रिलेटेड थे। ठीक है, ये इनका बर्थ डेट है और ये डेथ डेट है इनका। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर थोड़ी आगे बढ़ेंगे हम लोग। सिगमंड फ्राइड जो थे वो एक ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट थे और इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद का जनक या मनोविश्लेषणवाद का पिता कहा जाता है इनको। ठीक है, पहली बात आप ये याद रखेंगे। दूसरी बात ये है, इनके द्वारा लिखी गई जो फेमस बुक है, जो प्रसिद्ध पुस्तक है, उस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। और ये बुक कब पब्लिश हुई, तो 1900 में। ये बात याद रखेंगे, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कब पब्लिश हुई। ठीक है, बुक का नाम आपको जरूर याद रखना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। अब टर्म क्या है सिगमंड फ्राइड के बारे में, 2-3 टर्मोलॉजी को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि सिगमंड फ्राइड ये कह रहे हैं कि ह्यूमन पर्सनालिटी इज ए कॉम्प्लेक्स एंड हैज मोर देन ए सिंगल कंपोनेंट। ठीक है, गुड इवनिंग राज जी। ठीक है, मतलब मानव का जो व्यक्तित्व है, मानव की जो पर्सनालिटी बनी है, वो पर्सनालिटी किसी एक कंपोनेंट्स पर डिपेंड नहीं है, बल्कि उसमें क्या है, एक से ज्यादा घटक हैं। और उन घटकों को इन्होंने क्या कहा, उन घटकों की भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, और इनकी जो एक सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। ठीक है, उसमें उन्होंने ये बताया कि पर्सनालिटी इज कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट। ये जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो 3 एलिमेंट से मिलकर बना है। एक को बोलते हैं इद। ठीक है, इंग्लिश में इड है ये।
एक को बोलेंगे हम अहम, ईगो, और एक को बोलते हैं हम सुपर ईगो, जिसको बोलते हैं परम अहम। ठीक है, इन तीन घटकों से मिलकर बनी है मानव की पर्सनालिटी। ठीक है, और इन तीनों एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं। सिगमंड नहीं, क्या चीज? सर कौन सी स्लाइड है? स्लाइड तो ये फर्स्ट ही है, मतलब, और ये टॉपिक अभी इनिशियल नया ही है ये। ठीक है, और सिगमन है, और दोनों सेम इंडिविजुअल है, अलग अलग नहीं है ऋचा जी। ठीक है ना, एक बार देखना उसको, स्क्रीन को थोड़ा। ठीक है, टर्म्स आप समझ लो एक एक करके। ठीक है, मैंने इसको इसीलिए लिया है, इस पहले पार्ट को। इस पार्ट को लेने का मतलब यह है कि हम थोड़ा सा साइको एनालिसिस पे मैंने बहुत कम पढ़ाया था सिगमंड फ्रॉइड को, क्योंकि वो हम क्या कर रहे थे, सारी थ्योरी को एक बार में देख रहे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सिगमंड फ्रॉइड के लिए हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं, इनकी थ्योरीज के बारे में, और इन्होंने कुछ जो टर्म्स दिए हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में। ठीक है ना, तो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा माइंड के 3 लेवल बताए गए हैं। ठीक है, और उसी पर हम बात करेंगे ईगो, इड, ईगो और सुपर ईगो की भी। ओके, फर्स्ट टर्म समझिए आप कि सिगमंड फ्रॉइड ने मस्तिष्क के 3 स्तर बताए हैं। पहला स्तर जो है उसको उन्होंने नाम दिया है कॉन्शियस माइंड, मतलब चेतन मस्तिष्क बोला है इन्होंने। दूसरे को अवचेतन मस्तिष्क बोला है, जो थोड़ा बहुत क्या है, टर्म में है। और तीसरा जो है वो बिल्कुल ही क्या है, अचेतन मन है। ठीक है, एक टर्म को आप समझिए, यहां पर जो भी एक पर्टिकुलर आपको फिगर दिख रहा है यहाँ पे, ये इस फिगर वाले सिद्धांत को भी सिगमंड फ्रॉइड ने बेसिकली आइसबर्ग थ्योरी कहा जाता है। मतलब सिगमंड फ्रॉइड ने जो मस्तिष्क है उसको आइसबर्ग की संज्ञा दी है, एक हिमखंड की संज्ञा दी है। ये जो मानव का मस्तिष्क है वो क्या है, एक हिमखंड की तरह है। और इस हिमखंड का जो भाग हमें दिखाई देता है, मतलब हिमखंड का मतलब ये सागर, ठीक है, में बर्फ का एक टुकड़ा क्या है, तैर रहा है। तो टुकड़ा जो तैर रहा है, जो हमें ऊपर समुद्र के ऊपर जो भाग हमें दिखाई दे रहा है ना, निकला हुआ, वो भाग को इन्होंने बोला कि एक कॉन्शियस माइंड का टाइप है। ठीक है, कॉन्शियस माइंड का मतलब यहाँ पर कि चेतन, आप किसी भी विषय वस्तु को लेकर क्या हो, जागरूक हो, तो वो कॉन्शियसनेस को दर्शाता है। और बाकी जो हिस्सा है, ठीक है, जिसमें प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस आते हैं, ये भाग क्या है, समुद्र में डूबा हुआ भाग है। ठीक है, ठीक। तो फ्राइड का मॉडल क्या बता रहा है कि मानव मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं, एक अवस्था है चेतन मन, एक अवस्था है अर्धचेतन मन, ठीक है, या इसको हमने अवचेतन बोल दिया, और एक अवस्था है अचेतन। तीनों ही चीजों को हम क्या करेंगे, ठीक है, टर्म्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। कि फ्रॉइड ने ये बात को भी इंडिकेट किया है कि 1/10वां हिस्सा जो है मानव मस्तिष्क का, वो कॉन्शियसनेस में आता है, वो चेतन मन में आता है। और बाकी जो बचे 9/10 हिस्से, ये सभी के सभी किस में आएंगे, अनकॉन्शियसनेस में आएंगे। और अगर हम प्री कॉन्शियसनेस की या सब कॉन्शियसनेस की बात करें, तो कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बीच का जो भाग है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्री कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं। ठीक है ना, अब टर्म आप समझिए कि आप चेतन, अवचेतन और अचेतन का मतलब क्या है। देखो, चेतन मन को अगर हम देखें तो कोई भी कार्य जिसको आप करने के लिए तुरंत तैयार रहते हैं, आप हमेशा किसी कार्य को करने के लिए क्या है, रेडी है। ठीक है, किसी भी कार्य करने के लिए हमेशा तत्परता की स्थिति जिससे मन से संबंध रखती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अभी वर्तमान में आपका मन क्या कार्य कर रहा है, आपका मन साइकोलॉजी पर कार्य कर रहा है, इस क्लास में है आपका मन।
और जब इस क्लास में आपका मन है तो वो माना जाएगा कॉन्शियस माइंड। अब आपके पीछे आपकी मम्मी की आवाज आती है कि आपको लंच डिनर करना है, अब तो डिनर का टाइम हो गया कि डिनर करना है, तो डिनर वाली बात आपको कहाँ है, वो तुरंत ही आपके जो सेंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। आपका मन अभी कहाँ था, क्लास पे। जब आप डिनर करोगे तो आपका मन कहाँ होगा, डिनर पे। तो वर्तमान में जो मन का वर्तमान कार्य है वो हमेशा क्या होता है, चेतन मन से होता है। ठीक है। और ऐसी कोई विषय वस्तु, जिस विषय वस्तु को आपको याद कराना पड़े, जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको कल प्याजे का मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत पढ़ाया, तो प्याजे का मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत जो है वो आप क्या करोगे, कल वाले पार्ट को आज मेमोराइज करके लिंक कर दोगे, तो वो आपका कौन सा स्थिति हो जाएगी, वो अवचेतन मन की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, अवचेतन मन की स्थिति हो जाएगी। ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैंने बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसी मन की अवस्था जिसमें हमें क्या हो, याद होते हुए भी याद ना आए। ठीक है। और जब मन पे ज्यादा जोर दिया जाए तो कोई चीज याद आ जाए आपको, तो वो मन कैसा होगा, वो अवचेतन मन होगा। और किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा तैयार रहना वो क्या है, चेतन मन है, क्योंकि आप अवेयर हो जो काम करना है वो अभी करना है। और अगर हम अचेतन मन की बात करेंगे, ठीक है, तो अचेतन मन का मतलब यह है कि किसी भी जो हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमने अपने माइंड सेट में सोच रखा है, उनको हमने क्या कर दिया है, दबा दिया है। ठीक है। या फिर छुपी हुई इच्छाएं जो हैं आपकी, वो सारी की सारी किसमें आती हैं, अनकॉन्शियस माइंड में आती हैं। तो आप दोबारा से समझिए कि जब हम इड की बात करेंगे, ठीक है, तो इड जो है अनकॉन्शियस माइंड सेट का फॉर्म होगा, और सुपर ईगो भी अनकॉन्शियस माइंडसेट का फॉर्म होगा, और ईगो जो है वो सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस माइंडसेट का क्या होगा, टर्म होगा। इन तीनों चीजों को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि इड क्या है, ईगो क्या है, और मतलब सुपर ईगो क्या है। तो आप टर्म समझिए, जब हम इद की बात करते हैं तो इद केवल एक ही बात पर फोकस करता है। ठीक है, कि इद जो है वो सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है, सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है ये। और सुखवादी सिद्धांत क्या कहता है, इस पर अगर आप गौर करेंगे तो सुखवादी सिद्धांत ये कहता है कि जो भी मेरा मन करे, जो भी करने की मेरी इच्छा है, जो भी खाने की इच्छा है, जो भी पीने की इच्छा है, तुरंत ही क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो इससे सुख, ज्यादा सुख और क्या हो सकता है। हमने स्थिति पर मुझे कोई मतलब नहीं, फाइनेंशियली कंडीशन पर कोई मतलब नहीं, क्या सिचुएशन है अभी वर्तमान की उससे कोई मतलब नहीं। बस वही है कि मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे पानी पूरी खानी है, ठीक है, या मुझे समोसा खाना है, या मुझे जलेबी खानी है, जो भी चीजें हैं। ठीक है, तुरंत ही मन में ख्याल आया, तुरंत उसको क्या कर दिया, अडेप्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया तुरंत ही। तो ये जो स्थिति है वो कैसी है, इड की स्थिति है। ठीक है, हम हर विषय वस्तु को पाना चाहते हैं, किसी भी परिप्रेक्ष्य में क्यों ना हो, उस पर आधारित है ये। ठीक है। और इसके अनुसार अगर हम इड की बात करें तो इड में जो है वो इड वाले जो स्थिति है उसमें यह माना जाता है कि काम प्रवृत्ति जो है, कामुक प्रवृत्ति जो है वो सबसे बड़ा सुख है। ठीक है। और जब सबसे बड़ा सुख मान रहा है कामुक प्रवृत्ति को, कौन, इड के अंतर्गत, तो हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि काम चेतना वगैरह जो होती हैं वो सब किस माइंड में जागृत होती हैं, अचेतन मन में। तो इड जो अवस्था है, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया कि इड जो अवस्था है वो किसकी है, वो अनकॉन्शियस माइंडसेट की अवस्था है, अनकॉन्शियस माइंडसेट की अवस्था है, जिसमें अचेतन मन को हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है। और बेसिकली अगर हम इसको बात करें कि ये कंट्रोल कैसे होगा, इड सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है, काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख है, ये चीजें मानने वाला, तो ये कंट्रोल कैसे करेगा, नियंत्रित कैसे करेगा कोई व्यक्ति अपने इड को। तो इड जो है वो ईगो से नियंत्रित होता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। अभी हम इड के बारे में समझ रहे हैं कि इड क्या है, सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है,
ठीक है। और इड के लिए काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा क्या माना जाता है? सुख माना जाता है। इसीलिए इड जो है वो अचेतन मन से जुड़ी हुई अवस्था है, पहली बात। दूसरी, फ्रॉइड क्या कह रहे हैं कि हमारे मेंटल एनर्जी जो है, जितनी भी मेंटल एनर्जी को उन्होंने साइकी एनर्जी का नाम दिया है, ठीक है, जो भी हम सोचने में ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है, वो सारी के सारी ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या है? इड है। और इसीलिए किसी भी व्यक्ति का जो प्राथमिक घटक है वो क्या है? इड है। आपने आप घर से बाहर जा रहे हो, रास्ते पे आपने सड़क पे एक BMW कार देखी, ठीक है, आपके मन में ख्याल आया कि यार ये मेरी होनी चाहिए, तो ये क्या है? सुखवादी सिद्धांत कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। बाद में आपके मस्तिष्क में क्या आएगा कि नहीं, अभी मेरी स्थिति इस कार के लायक नहीं है, ठीक है, जब आगे जाकर चीजें मेरे फेवर में होंगी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि मैं ये कार खरीद पाऊंगा, तब मैं ये खरीद लूंगा। तो बीच में क्या आ गया? बीच में आ गया ईगो। ईगो ने आपके इड को क्या किया? कंट्रोल कर लिया। लेकिन अगर ईगो इड को कंट्रोल नहीं करता तो हो सकता है आप कार चुराने की स्थिति में भी पहुंच जाते, क्योंकि आप पूरी तरह से किस पर आश्रित हो? सुखवादी सिद्धांत पर आश्रित हो, ठीक है। दूसरी बात, आप हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड, कि जो इड है वो एकमात्र ऐसा घटक है जो कि व्यक्ति में जन्म से उपस्थित रहता है। ईगो और सुपर ईगो बाद में डेवलप होते हैं, बट जो इड है वो जन्म से व्यक्ति के मन में होता है, क्योंकि बचपन से या फिर जन्म से ही मनुष्य जो है वो सुखवादी प्रवृत्ति का होता है। अपने इच्छाओं को किसी भी प्रकार से पूरी करने वाली बात पर क्या देता है? जोर देता है। आगे बढ़ेंगे। दिस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी इज इंटायरली अनकॉन्शियस। अभी मैंने आपको बताया कि इड जो है वो किस पर आधारित है? वो अचेतन मन पर आधारित है, अनकॉन्शियसनेस पर आधारित है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या है कि प्रिमिटिव और इंस्टिंक्टिव बेसिकली जो है बिहेवियर वो काम करते हैं, ठीक है। इसमें इंस्टिंक्टिव मतलब सारी चीजें मेरे लिए क्या है? सहज है, सरल है, मैं आसानी से उन चीजों को क्या कर सकता हूं? पा सकता हूं, ऐसी मन में इच्छा। और या फिर आदिम, अब उन चीजों को पूरा करने के लिए अगर बीच में ईगो और सुपर ईगो ना आए, ठीक है, तो उन चीजों को पूरा करने के लिए व्यक्ति पशु की तरह, ठीक है, मानवता से दूर जाकर भी क्या है? व्यवहार कर सकता है और उस अपनी प्रवृत्ति को पाने का प्रयास कर सकता है। दूसरी बात, अभी मैंने आपको यही बात बताई है कि इड जो है वो पूरी तरह से सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है, प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित है, ठीक है, विच स्ट्राइव्स फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन फॉर ऑल डिजायर वांट्स एंड नीड। इड सुखवादी सिद्धांत पर आधारित। तो सुखवादी सिद्धांत का मतलब होता है कि जो भी मेरी जरूरतें हैं, जो भी मेरी इच्छाएं हैं, जो भी मैं चाहता हूं, वो क्या हो? वो सभी इच्छाएं त्वरित रूप से पूरी हों, तुरंत पूरी हों। कहां, कैसे, किस स्थिति में क्या प्रयास मुझे करने पड़ेंगे, उससे कोई भी लेना देना नहीं होता इड को, ठीक है। ये माइंड की ऐसी अवस्था है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इफ दीज नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड। अगर व्यक्ति की ये जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं होती तो व्यक्ति क्या है? टेंशन, तनाव की स्थिति में पहुंच जाता है, ठीक है। और तनाव की स्थिति से बचने के लिए जो मन में विचार आता है वो विचार ही होता है क्या? ईगो, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? अहम बोल रहे हैं, ठीक है। तो पहला हमने समझा इड, और इड क्या बता रहे हैं? एक बार और इसको देख लो। इड जो है वो सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है और अहम के अनुसार या इड के अनुसार काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख माना जाता है। ये एकमात्र ऐसा कंपोनेंट है, एकमात्र ऐसा घटक है जो व्यक्ति में जन्म से उपस्थित रहता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को, अपनी सभी आवश्यकताओं को या जो भी चाहता है उन चीजों को तुरंत इमीडिएट फॉर्म में प्राप्त करना चाहता है, त्वरित रूप में प्राप्त करना चाहता है, ठीक है।
इसका ये पर्टिकुलर मतलब हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे टर्म की तरफ। ठीक है, पहला टर्म आपकी समझ में आ गया होगा, जो लोग जुड़े हुए हैं वो बताएं, आंसर दें मुझे। ठीक है, फिर हम जा रहे हैं दूसरे टर्म की तरफ जो है ईगो। जब हम ईगो की बात करते हैं तो ईगो जो होता है वो वास्तविकता आधारित होता है। पानी, ठीक है, ईगो जो होता है वो वास्तविकता आधारित होता है। और जो चीज वास्तविकता पर आधारित है, देखो दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। जब हम पहले वाली स्लाइड की, जब हम पहले बात कर रहा था मैं किसकी, इड की, तो इड को मैंने बताया था कि सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। इच्छाएं कैसे पूरी होनी है मुझे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर हम जाएंगे, भाई किसी को गोलगप्पे खाने हैं तो गोलगप्पे खाने हैं, कैसे भी खाने हैं, चाहे गोलगप्पे वाले को दूसरी तरफ ले जाके पीटना पड़े, उसका गोलगप्पे लेके भागना पड़े, चोरी करनी पड़े, जो भी करना पड़े, खाने हैं, इड कह रहा है ये। ईगो क्या कह रहा है, ईगो क्या कह रहा है, अगर मेरे जेब में पैसे हैं और मेरी खाने की स्थिति में हूं मैं, तो क्या करूंगा, मैं खा लूंगा। रियलिटी को दर्शा रहा है, पैसे नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा। वास्तविकता पर आधारित होता है ईगो। और जब कोई चीज वास्तविकता पर आधारित होती है, ठीक है, तो ईगो हमेशा किस पर जुड़ा होगा, ठीक है, ईगो हमेशा अवचेतन मन से जुड़ा होगा। इड जुड़ा है अचेतन मन से, अचेतन अनकॉन्शियस। और ईगो किससे जुड़ा हुआ है, ईगो जुड़ा हुआ है अवचेतन मन से। अवचेतन का मतलब हुआ सबकॉन्शियस माइंड से या प्री कॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस अवस्था में किसी भी व्यक्ति को जीवन के उचित और अनुचित का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ठीक है, और जब वो उचित और अनुचित का ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति की जो सोच हो जाती है वो कैसी हो जाती है, मानवतावादी सोच हो। ठीक है, अब मानवतावादी सोच है तो देखिए आप इसमें क्या है। फ्रॉइड ये कह रहे हैं कि ईगो डेवलप्स फ्रॉम द इड। ईगो किससे डेवलप होता है, इड से ही डेवलप होता है। ठीक है, अब इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, आपके अंदर डिजायर्स जागी और डिजायर्स की पूर्ति नहीं हो पाई, तो आपने डिजायर्स को क्या किया, जो काम जो स्थिति में उसकी पूर्ति नहीं हो पाई उसके लिए आपने दिमाग में क्या लगाया, एक तर्क लगाया कि क्या कारण था कि मेरी कोई भी जरूरत, मेरी कोई भी इच्छा त्वरित पूरी नहीं हो पाई। तब आपका माइंड दूसरी तरफ काम करेगा। वो स्थिति हो सकती है, वो फाइनेंशियली कोई भी नॉर्म्स हो सकते हैं, वो जो भी है। बट आप ये याद रखेंगे कि इड से उत्पन्न होता है क्या, ईगो, and ensures that the impulses of it can be expressed in a manner acceptable in the real world। ठीक है, यहां पर टर्म ये है कि जब हम वास्तविक, देखो सपनों की दुनिया में आप चाहे जैसे भी जियो, लेकिन जब आप वास्तविकता की जीवन में आते हो तो वास्तविकता के जीवन में क्या है, सामाजिक रूप से जो चीजें स्वीकार्य हैं उन्हीं कार्यों को व्यक्ति कर सकता है। इसीलिए वास्तविकता और स्वप्निल जिंदगी में बहुत बड़ा क्या होता है, अंतर होता है। इसीलिए यहां पर कौन सा मन आ गया, अवचेतन मन आ गया। अगली बात, द ईगो फंक्शंस इन द कॉन्शियस। ईगो कब काम करेगा, कॉन्शियसनेस में, प्री कॉन्शियसनेस में और अनकॉन्शियसनेस, तीनों में हम बैलेंस को बना के चल रहे हैं। ठीक है, और द ईगो इज द कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद रियलिटी। वास्तविकता से कैसे हमें जूझना है उस कंपोनेंट पर आधारित है आपका ईगो। तीसरे टर्म की तरफ चलेंगे। तीसरा टर्म क्या है, सुपर ईगो। और जो सुपर ईगो की बात करते हैं तो देखो पहले में क्या था, अहमवादी था। ठीक है, मतलब पहले मैं केवल और केवल अपनी आवश्यकताओं को त्वरित रूप से पूरा कैसे करना है इसके बारे में सोच रहा था, इड। उसके बाद आया ईगो, अहम। और अहम में क्या, मैंने वास्तविकता को पहचाना कि वास्तविक स्थिति जो है वो मन की स्थिति से अलग हो सकती है। आगे
जब हम सुपर ईगो की बात करते हैं तो सुपर ईगो जो है वो एक ऐसी अवधारणा है जब हम क्या हो जाते हैं, जब व्यक्ति आदर्शवादी हो जाता है, ठीक है। और सुपर ईगो का काम यह भी है कि सुपर ईगो नियंत्रण रखता है किस पर, इड और ईगो पर। इन दोनों पर नियंत्रण स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। और इसके अंदर व्यक्ति में क्या आ जाती है, जरूरी बिंदु है ये, समाजवादी हो जाता है व्यक्ति। और व्यक्ति के अंतर्गत क्या आ जाती है, व्यक्ति में मोरलिटी आ जाती है, तभी वो आदर्शवादिता की बात करता है। और जब वो आदर्शवादिता की, समाजवादिता की, नैतिकवादिता की बात कर रहे हैं तो हमेशा आप याद रखेंगे कि ये जो स्थिति होती है वो किस मन से जुड़ी होती है, चेतन मन से। तो हम समझिए ये लास्ट कंपोनेंट है पर्सनालिटी का, इसको हम बोलते हैं सुपर ईगो। अकॉर्डिंग टू फ्राइड द सुपर ईगो बिगन्स टू इमर्ज एट अराउंड एज ऑफ 5। फ्राइड ये बताते हैं कि सुपर ईगो कब डेवलप होता है, 5 वर्ष के आसपास ये डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू फ्राइड व्हेन सुपर ईगो इमर्ज, तो आंसर आपका क्या होगा, अराउंड एज ऑफ 5, ठीक है, 5 वर्ष के आसपास। सुपर ईगो होल्ड्स द internalized moral standard and ideals that we acquire from our parents society। यहां पर क्या हुआ कि आपको उचित और अनुचित के बीच डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। और वो डिफरेंस कैसे पता चला, उस जिस समाज में आप रहते हो उसके मानकों के आधार पर, और जो आपके पेरेंट्स ने आपको बताया उसके आधार पर, ठीक है। सुपर ईगो प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर मेकिंग जजमेंट। सुपर ईगो और क्या करता है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसके लिए दिशा तैयार करता है, ठीक है, दिशा भी तैयार करता है। अब आप एक एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे, इसको हम अभी देखेंगे आगे। एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जिससे तीनों स्टेजेस आपको एक बार में जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर ईगो, सपने जो है वो अनकॉन्शियस माइंडसेट की अवस्था है जिसको हम अचेतन मन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम पढ़ने वाले हैं ड्रीम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में। इन्होंने लिखा कि द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो उनकी बुक है वो अचेतन मन से संबंधित है, बतन जी, ठीक है। तो अनकॉन्शियसनेस में आते हैं सपने। आगे याद रखेंगे कि मैंने आपको 3 चीजें बताई, एक था इड, एक था ईगो और एक था सुपर ईगो। तो इड एक ऐसा कंपोनेंट है जो व्यक्ति में जन्म से व्यक्ति के साथ रहता है। दूसरी बात, इड जो है वो भौतिकवादी या फिर हम ये बोलेंगे सुख के सिद्धांत पर आधारित है, और इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को त्वरित रूप से पूरा करना चाहता है। ईगो जो है वो इड से ही डेवलप होता है कि जब व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती तो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कुछ तर्कों का सहारा लेता है, कुछ स्थितियों को बैलेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो ईगो की अवस्था है। और उसको ये पता चलता है कि वास्तविकता जो है वो स्वप्निल जिंदगी से क्या है, अलग है थोड़ी। और सुपर ईगो जो है, जो अराउंड 5 डेवलप होता है, इसमें व्यक्ति के अंदर देखो, इड और ईगो, एक बच्चा है, वो बच्चा मान लो आइसक्रीम खा रहा है, इसी एग्जाम्पल से तीनों चीजें एक बार में समझ आ जाएंगी आपके। बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, पहले तो बच्चे की खाने की इच्छा हुई, जैसे ही इच्छा हुई तुरंत उसके पेरेंट्स ने उसको दिलवा दिया आइसक्रीम, इड है ये, मिल गई। दूसरी बात, ईगो क्या है,
अगर बच्चा देखता है अपने कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो आइसक्रीम दिलाने में अभी सक्षम नहीं है, सपोज, या पैसे नहीं है उनके पास, जो भी बहुत सारी चीजें हो सकती। हाँ, ईगो जो है वो बैलेंस माइंडसेट है, बट ईगो से जब हम और ऊपर चले जाएंगे तो सुपर ईगो जो है वो इन दोनों को बैलेंस करेगा, इड को भी और ईगो को भी। ठीक है, आइसक्रीम खाने की इच्छा हुई, तुरंत उसको आइसक्रीम मिल गई, इड, भौतिक इच्छा पूरी। दूसरे में उसको पता चला कि नहीं, पापा इस समय उपस्थित नहीं है, ठीक है, या फिर किसी भी स्थिति में है कि उस स्थिति में मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, वास्तविकता का उसको ज्ञान हुआ, उसने क्या किया, आइसक्रीम खाने का प्लान छोड़ दिया। तीसरी बात, वो आइसक्रीम खा रहा है और उस पर एक ही आइसक्रीम है, वो देखता है कि सड़क से एक बच्चा और आता है दूसरा, और वो उससे आइसक्रीम की डिमांड करने लगता है। ठीक है, ईगो का क्या काम है वो भी बता रहा हूं मैं। आइसक्रीम की डिमांड करने लगा ये बच्चा, और जब ये आइसक्रीम की डिमांड कर रहा है तो इसने क्या किया, अपनी आइसक्रीम इस बच्चे को दे दी। ये हुई नैतिकता। ठीक है, अब शिवानी जी ठीक से सुनिए मेरी बात। मैं इड, ईगो और सुपर ईगो की बात कर रहा हूं। इड का मतलब आप समझ गए, सुखवादी सिद्धांत, मेरी इच्छाएं कैसे भी पूरी हो। दूसरी बात, जब ईगो में हम आएंगे तो ईगो में क्या है, हम हमारे आसपास की जो स्थितियां हैं उनकी वास्तविकता को समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब एक बच्चा क्या है, एक बच्चा किसी भी कार्य प्रणाली में लगातार चल रहा है, और उस कार्य प्रणाली में हर व्यक्ति के अंतर्गत एक स्थिति हर व्यक्ति में जरूर है जो आती है, जो किस पर आधारित होती है, जो नैतिकता पर आधारित होती है। ठीक है, क्या आपके पास 5 रुपए हैं, ठीक है, तो आपको पता है, आपका ईगो क्या कह रहा है कि मैं इस स्थिति में हूं कि मैं आइसक्रीम खरीद सकता हूं। अब आइसक्रीम खुद खा रहे हो, सुपर ईगो का मतलब आइसक्रीम खाते खाते कोई दूसरा बच्चा आ गया, लेकिन आपके पास पैसे 5 ही थे। अब आपके पास अब दूसरी आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, बट फिर भी आपने अपनी आइसक्रीम किसी दूसरे को दे दी। ये दिखा रहा है आइडियोलॉजी। ठीक है, ये आपकी सोच का उच्चतम स्तर है। ठीक है, आपने दो सिचुएशन पढ़ी होंगी, एक होता है सिंपैथी और एक होता है इम्पैथी। तो सिंपैथी का मतलब दूसरे को देखा मैंने, और दूसरे को देखने पर मेरे माइंड में क्या आया, मेरे माइंड में ये आया कि यार ये बेचारा क्या है, परेशान है, और बस आप ये सोचकर चले गए वहां से, या फिर आपने बोल दिया कि क्यों परेशान हो, 2-3 बातें करके चले गए। एक होता है इम्पैथी का मतलब जो है, इम्पैथी का जो संबंध है, जिसको हम बेसिकली में हिंदी में लिख दो परानुभूति। सामने वाला जिस स्थिति से गुजर रहा है, सामने वाला जिस स्थिति को सोच रहा है, अपने आप को उसी स्थिति में रखकर देखना, ये होती है नैतिकता। ठीक है, कि अगर मैं 4 रोटी खाने की मेरी भूख है, मैं 4 खाता हूं डिनर में, ठीक है, और अगर कोई पड़ोसी आ जाए या कोई भिखारी आ जाए और उसके पास क्या है, खाने को खाना नहीं है उसके पास, तो उसको मैं अगर अपनी 2 रोटी दे देता हूं तो ये मेरी नैतिकता को प्रदर्शित करता है। ये सुपर ईगो वाली भावना है। ठीक है, दूसरों के बारे में भी चिंता करना, ठीक है, ये सुपर ईगो है। ठीक है, शिवानी जी आगे समझ में अब बता दीजिए, फिर हम फ्रॉइड की अगली अवस्था की ओर चलेंगे। ठीक, मतलब फ्रॉइड ने जो सिद्धांत दिया था, साइको एनालिसिस सिद्धांत, उसके अंतर्गत उन्होंने, ठीक है, सुपर ईगो एडल्टहुड में नहीं, 5 वर्ष की अवस्था में आना शुरू हो जाती है, उसके बाद वो लाइफ टाइम तक चलेगी, डेवलप होती रहेगी। ठीक है, सुपर ईगो आगे जाके डेवलप होती रहेगी। ठीक है, बट फ्रॉइड की स्टेज के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो सुपर ईगो जो है वो 5 साल की अवस्था में आ जाती है बच्चे में। ठीक है, आने के बाद चीजें क्या है, डेवलप होती रहेंगी, बट इनिशियल स्टेज बता रहा हूं। ठीक है, 5 वर्ष से पहले तक तो बच्चे में इड और ईगो ही रहता है। ठीक है, अब फ्रॉइड के मैं चरण बता रहा हूं विकास के, जिनको हम मनोलैंगिक चरण है विकास के, फ्रॉइड के अनुसार उनको हमें देखना है। सुपर ईगो ब्रिज का काम करता है, बिल्कुल ठीक है।
ठीक है। सुपर ईगो दोनों के बीच बिल्कुल ब्रिज का काम करेगा, ठीक है, कि हम अपनी इच्छाओं का दमन करके दूसरे व्यक्ति के बारे में भी क्या कर रहे हैं, हम सोचने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉजिक आ जाता है व्यक्ति में इस अवस्था के अंतर्गत, ये भी हम मान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, फ्रॉइड ने ये जो साइको सेक्सुअल स्टेजेस हैं, मनोलैंगिक चरण हैं, उसको उन्होंने 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। 5 चरण हैं मनोलैंगिक सिद्धांत के, जो फ्रॉइड ने दिया है, ठीक है। पहला चरण जिसको हम ओरल स्टेज बोलते हैं, ये दूसरा चरण है जिसको हम एनल स्टेज बोलते हैं, ये तीसरा चरण है जिसको हम फैलिक स्टेज बोलते हैं, ये चौथा चरण है जिसको हम लेटेंट स्टेज बोलते हैं, और ये 5वां चरण है जिसको जेनिटल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। इन टर्म्स को जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। अगर हम पहली अवस्था की बात करें, ठीक है, तो पहली अवस्था को मैंने क्या नाम दिया है, पहली अवस्था को इन्होंने ओरल स्टेज बोला है, ठीक है, या फिर हम इसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं, मौखिक अवस्था बोल रहे हैं। अब मौखिक अवस्था के अंतर्गत टर्म्स क्या होंगे उनको आप एक बार समझिए। एज रेंज क्या है, अगर हम एज रेंज की बात करें तो जन्म से 1 वर्ष तक की अवस्था कैसी होगी, ओरल एज होगी। और एरोजेनस जोन जो कामोद्दीपक क्षेत्र है, ठीक है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, ठीक है, जो बच्चा है वो अपनी इच्छा पूर्ति जो करता है, ठीक है, उस इच्छा पूर्ति का, ठीक है, इन्होंने बेसिकली एरोजोनस जोन नाम दिया है क्योंकि ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, ठीक है, मनोलैंगिकता पर आधारित है, कामोत्तेजना पर आधारित है, ठीक है। तो कामोद्दीपक क्षेत्र जो होगा वो आपको याद रखना है कि बच्चा अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को किससे पूरा करता है, ठीक है, माउथ से पूरा करेगा, ठीक है। ओरल स्टेज की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर टर्म वही है कि अगर हम सकिंग की बात करेंगे तो सकिंग भी उसका क्या है, इच्छा पूर्ति का एक तरीका है, ठीक है। तो वो स्टेज भी किस में आएगी, वो माउथ से ही कोरिलेट करेगा। आगे बढ़ेंगे। दूसरी स्टेज है जिसको हम एनल स्टेज बोलते हैं, गुदावस्था। और गुदावस्था जो है वो 1 से 3 वर्ष के बीच है, ठीक है। और इस अवस्था के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इस अवस्था के अंतर्गत, ठीक है, बाउल और ब्लैडर कंट्रोल, ठीक है। अब ये जो ब्लैडर कंट्रोल की यहाँ पर जो बात की गई है, ठीक है, उसका मतलब ये है कि इस अवस्था में बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंसी क्या करता है, थोड़ी सी कम करता है। और बॉयल और ब्लैडर कंट्रोल का मतलब यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग से है, ठीक है। कि बच्चा जो है इस अवस्था में स्वतः ही अपनी जो नित्य क्रियाएं हैं उनको करने की का क्या करता है, प्रयास करता है। और इस अवस्था में जो भी पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे की इस अवस्था को अगर उन्हें यूटिलाइज करना है तो वो बच्चों को क्या करें, प्रेज करें, उनकी प्रशंसा करें, ठीक है, उनको रिवार्ड्स दें, ठीक है, जिससे बच्चा क्या करेगा, आसानी से इस स्टेज को पार करने की कोशिश करने लगेगा, ठीक है। यही इस स्टेज से चीजें पूछी जाएंगी। दूसरी स्टेज क्या है, एज, ठीक है, और एरोजोनस जोन। बस इन तीनों चीजों को ही आपको याद रखना है। चौथी अवस्था है, इस चौथी अवस्था को बोल रहे हैं हम लोग फैलिक स्टेज। और फैलिक स्टेज जो है वो 3 से 6 वर्ष के बीच है, ठीक है। और इसको अगर हम कामुक उत्तेजक क्षेत्र की बात करेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, जेनिटल्स है, ठीक है। और जेनिटल्स के अंतर्गत जो टर्म आएंगे ये आएंगे कि जो भी हमारा सोचने का या किसी भी गतिविधि को करने का तरीका है, ठीक है, इस स्टेज में बच्चे जो है वो लैंगिक विभेद करना सीख जाते हैं, ठीक है, लैंगिक विभेद करना सीख जाते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट इवेंट है इसका, ठीक है। और लैंगिक विभेद का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल के बीच अंतर क्या है उसको आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं। तो कामोद्दीपक क्षेत्र जो है वो क्या है, जेनिटल्स है, ठीक है, लैंगिक विभेद के बारे में जानकारी। और इसी अवस्था में जो हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं,
ठीक है, वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स भी क्या है, इसी अवस्था में जनरेट होता है। मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि बच्चा फादर को, अगर बॉय होगा तो वो अपने फादर को अपने राइवलरी की तौर पर देखता है, और जो गर्ल है वो मदर को राइवलरी की तौर पर देखती है। वो मैं आगे बात बताऊंगा, ठीक है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में। अगली स्टेज है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट पीरियड, और लेटेंट पीरियड जो है वो क्या है, सुसुप्तावस्था बेसिकली इसको बोलेंगे, ठीक है। और ये 6 टू पॉवर्टी मतलब किशोरावस्था तक जाएगी। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, या फिर एरोजेनस जोन जो है, कामोद्दीपक क्षेत्र जो है, वो ये है कि सेक्सुअल फीलिंग्स जो है वो क्या हो जाती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। और इनएक्टिव का मतलब यहाँ पर ये है कि बच्चे जो हैं वो सोशल स्किल, वैल्यूज और रिलेशनशिप्स को ग्रो करने का प्रयास करते हैं कि समाज के मूल्य क्या हैं, समाज के नॉर्म्स क्या हैं, ठीक है, ठीक है, और अपने पीयर्स के साथ उनके संबंध क्या हैं। इन संबंधों को आगे बढ़ाना धीमे धीमे प्रारंभ करते हैं बच्चे, ठीक है। बच्चे सामाजिक बनने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं इस स्टेज, ठीक है। आगे जाएंगे तो पांचवी स्टेज है जिसको जेनिटल स्टेज बोल रहे हैं, जननिक अवस्था। ये किशोरावस्था से डेथ तक रहती है, ठीक है। और इस अवस्था की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इस अवस्था में मैच्योरिंग सेक्सुअल इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है, ठीक है, सेक्स के प्रति उनकी जो रुचि जो है वो क्या है, थोड़ी सी बढ़ जाती है, या फिर उनको बोलते हैं कि उसमें वो मैच्योर हो जाते हैं। और मैच्योर होने का मतलब ये है कि किसी भी बच्चे का विपरीत लिंग के प्रति जो इंटरेस्ट है वो एक, जिसको हम बोलते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग टर्म में पहुंच गया, मजबूत हो गया, तो बहुत ज्यादा, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि हाईली स्ट्रॉन्ग पीरियड है ये अपोजिट सेक्स के प्रति, ठीक है, इस टाइम में। और ये इस टाइम से स्टार्ट होगी, ये बिल्कुल कहां तक जाएगा, ये लास्ट तक ही जाएगा बच्चे के साथ, ठीक है, जहां पर ये चीजें क्या हो रही हैं, डेवलप होती जा रही हैं, ठीक है। तो आपको एज रेंज याद रखनी है, अवस्था का नाम, और एरोजेनस जो बेसिकली जोन है उसको याद रखना है कि क्या चीजें हो रही हैं। यहाँ पर मैच्योरिंग सेक्सुअल इंटरेस्ट हो रहा है, इससे पहले में क्या है कि सेक्सुअल फीलिंग इनएक्टिव है उस टर्म के लिए, और वो इनएक्टिव किस बेसिस पर है कि बच्चा सोशल स्किल्स को, वैल्यूज को सीखने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद लैंगिक अवस्था में क्या है, अगर हम पहले की स्टेज में पहुंचे तो बच्चा मेल और फीमेल के बीच अंतर करना सीख जाता है। सेकंड में एनल स्टेज में क्या होगा, बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग वगैरह जो है उससे रिलेटेड है ही। और फर्स्ट स्टेज क्या है कि बच्चा जो है वो अपनी इच्छा पूर्ति से संबंधित होता है, बिल्कुल प्री टर्म में, ठीक है, बिल्कुल प्री टर्म आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम समझ लेते हैं। एक पहला कॉन्सेप्ट है जिसको हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑडिपस वर्ड को समझते हैं हम लोग। ऑडिपस वर्ड बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कुछ मिथ होते हैं, जैसे हम भारत में अगर हम देखें तो भारत में रामायण और महाभारत ये एक मिथ है, मतलब कथाएं हैं, लेकिन इनको हम लोग मानते हैं कि ये सच है, ऐसा कुछ कहा जाता है। इस टाइप से ऑडिपस भी एक मिथ है, बेसिकली एक कथा है, एक कहानी है, ठीक है। उसी पर बेस्ड है ये कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में ये फैलिक स्टेज में डेवलप होती है। पहली बात, जब हम क्या कर रहे हैं, मेल और फीमेल में अंतर करना सीख जा रहे हैं, ठीक है। और इस अवस्था के अंतर्गत जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन लड़के का जो है वो अपनी किसके प्रति हो जाता है, मदर के प्रति हो जाता है, अपनी माँ के प्रति हो जाता है। और वो अट्रैक्शन प्रेम वाला नहीं, वो सेक्सुअल अट्रैक्शन की बात हो रही है। तभी फ्राइड को सबसे ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं कि देखो जितने लोग ट्रेडिशनल होंगे, बहुत से लोग आज भी फ्राइड की बात को बुरा मानते हैं और वो कुछ चीज़ों
मैं अगर हम देखो उस पर्टिकुलर टर्म में मुझे जाना नहीं है ना आपको भी जाना है, आपको तो फ्राइड के विचार समझने हैं। तो फ्राइड ये कह रहे हैं कि एडिपस एक ऐसा स्टेज है, ठीक है। इन्होंने एडिपस को एक ग्रंथि का नाम दिया है कि मनुष्य में दो प्रकार की ग्रंथि पाई जाती हैं, ठीक है, एडिपस और इलेक्ट्रा। और एडिपस ग्रंथि का मतलब ये है कि जब भी कोई मेल फीमेल के प्रति जब उसका आकर्षण होगा, ठीक है, तो वो एडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण होगा। और वो फीमेल में सबसे पहले किसको देखता है? अपनी मदर को देखता है। एक कहानी है ये, ऑडिपस एक मिथ है। जैसे मैं कुछ टर्म को वो कहानी आपको बता देता हूँ। वो कहानी ये है कि ऑडिपस जो है वो बेसिकली एक सेनापति था, एक सैनिक था, सेनापति। और वो युद्ध वगैरह करता था। और पहले जो प्राचीन युद्ध होते थे उसमें क्या करते थे कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे गए, ठीक है, और जिस जगह को जीता उन्होंने, उस जगह को जीतने के बाद वो उस पूरी जगह को रौंद देते थे। रौंदने का मतलब क्या है? ठीक है, मार काट लूट पाट, ठीक है, और जो भी महिलाएं हैं उनसे बलात्कार वगैरह की घटनाएं ये सब होती थी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टर्म की बात ये है, ये मिथ ये बताता है कि ऑडिपस जो था सेनापति, वो किसी पर्टिकुलर जगह पे गया था जहां पर उसने क्या किया, उस जगह को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। वही स्थिति रोंदने वाली स्थिति के अंतर्गत वो क्या देखता है? एक सुंदर महिला को देखता है और इसके मन में एक विचार जागृत होता है कि मैं इस महिला के साथ क्या करूंगा? फिजिकल रिलेशनशिप मैं बनाऊंगा इस महिला के साथ, ठीक है। और वो उस महिला के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है। बेसिकली वो घर छोड़ के बहुत पहले चला गया था, ठीक है, उसको नहीं पता कि क्या उसका घर आगे जाके, बाद में जाके उसको ये रियलाइज होता है कि जिसके साथ उसने जो फिजिकल रिलेशनशिप बनाई वो उसकी क्या है? मदर है, उसकी माँ है वो, ठीक है। अब ऑडिपस तभी से ये चल गया, ठीक है। बाद में तो इसकी माँ ने अपनी आंखें फोड़ ली, ठीक है, वो सॉरी सुसाइड कर लिया। ऑडिपस भी उस घटना के बाद जी नहीं पाया, मर गया। टर्म की बात बता रहा हूं। लेकिन फ्रेड ने इस थ्योरी को इस टाइप से लिंक किया है कि एक ऐसा मेल, एक ऐसा लड़का, एक ऐसा बच्चा जिसकी अनुरक्ति प्रेम अपनी माँ के प्रति होता है, उसको हम बोलते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। इसीलिए लड़के जो है वो फादर को अपना सबसे बड़ा राइवल मानते हैं। कि आप देखोगे लड़कों की अपने फादर से बहुत कम बनेगी, लड़कियों का जुड़ाव अपने फादर से ज्यादा होता है, लड़कों का जुड़ाव अपनी मदर से ज्यादा होता है, फादर से कम होता है, ठीक है। वो भी फ्राइड के अनुसार क्या है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सेम सेक्स के पेरेंट्स के साथ कंपटीशन करना, ठीक है। पिता उसको क्या है? फूटी आंख नहीं सुहाएगा इस स्टेज में, जब ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की बात होती है तब, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये भी इसका जस्ट अपोजिट आप मान सकते हो कि, ठीक है, किसी भी लड़की का अपने से अपोजिट सेक्स के प्रति जो लगाव होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसीलिए माना जाता है कि लड़कियां जो हैं वो उनकी अनुरक्ति अपने किस में होती है? फादर में होती है। और एक बार जब मैंने साइको एनालिसिस पढ़ाया था तब आपको एक एग्जांपल दिया था कि बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने पिता के जो गुण हैं उन गुणों को अपने पति में देखती हैं, अपने हस्बैंड में देखती हैं। और वो गुण अगर पूरे नहीं हो पाते, ठीक है, तो क्या होता है? बहुत सी महिलाएं अपने पति से अलगाव की स्थिति में भी पहुंच जाती हैं, ठीक है। ये इसका उदाहरण है, ठीक है। तो देखो ट्रेडिशनल थिंकर्स वगैरह जो भी हैं वो सारे ट्रेडिशनल थिंकर्स की एक ही बात है कि जितने भी रूढ़िवादी विचारक है वो सिगमंड फ्राइड की बातों से वास्ता नहीं रखते, क्योंकि इनकी बातें क्या हैं? थोड़ी सी ज्यादा मॉडर्न भी हम इन बातों को नहीं कह सकते। थोड़ा सा क्या है कि माइंडसेट से ऊपर की बातें हैं, ठीक है। और अब इनके बारे में तो ये है कि ये कोकीन का सेवन करते थे सिगमंड फ्राइड, और अपनी वाइफ को भी कोकीन देते थे। और इनका लॉजिक ये हुआ करता था कि क्या, कि अगर मैं कोकीन पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ या सिगार पीता हूँ तो तुम्हारा मेरा माइंड जो है वो ज्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। इनकी कुछ ऐसी थेरीज थी। और इन्होंने जो भी सिद्धांत इनका इतनी बड़ी बात इनके बारे में बोली जाती है कि फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस
मनोविश्लेषणवाद का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके जो भी पेशेंट थे उन पेशेंट पर ये स्टडी करते थे और स्टडी के दौरान ये बताते थे, अपने पेशेंट से बात करते थे और पेशेंट से बात करके ये इस बात को बेसिकली रियलाइज करते थे कि पेशेंट के अंदर जो उसके मनोविकार हैं, मन से संबंधित प्रॉब्लम क्या है। अब उन मन से संबंधित प्रॉब्लम्स को निकालकर फिर बीमारी का क्या करते थे, इलाज करते थे। एक इनकी बेसिकली पेशेंट ही थी जिनको, ठीक है, एनआओ कहा जाता है। ठीक है, कुछ टर्म्स में इनकी बेटी माना जाता है, कुछ माना जाता है कि इनकी कलीग की एक पेशेंट थी। ठीक है, उनके एक्सपीरियंसेस से इन्होंने बहुत सारे थियरीज को अडेप्ट किया। ठीक है, वो हिस्टीरिया नामक एक बीमारी से पीड़ित थी। ठीक है, तो उनके बेसिकली विचारों से इन्होंने क्या किया, उनके विचारों को जाना कि किस स्टेज में वो निराश हैं, किस स्टेज में उन्होंने सुसाइड करने का प्रयास किया। ठीक है, और कैसे कैसे में क्या है कि व्यक्ति के माइंडसेट में कुछ चेंज करके उसको कुछ बातों को बताकर, ठीक है, मतलब वो जो व्यवहार कर रहा है ना, वो व्यवहार क्यों कर रहा है, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो कॉम्प्लेक्सेस आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉइड जो है वो रूढ़िवादी विचारकों से बहुत अलग है। इसीलिए रूढ़िवादक विचारक जो हैं वो हमेशा सिगमंड फ्राइड की जो है वो आलोचना करेंगे। तो देखो, ना आलोचना मुझे करनी है, ना आलोचना आपको करनी है। आपके लिए तो एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है आप याद रखेंगे, सिगमंड फ्राइड की जो स्टेजेस हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने इड के बारे में, ईगो के बारे में, सुपर ईगो के बारे में क्या कहा आपको ये याद रखना है। ठीक है, सिगमंड फ्राइड की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स आपको याद रखना है। सिगमंड फ्राइड ने माइंड के 3 लेवल बताए हैं, वो कौन कौन से हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है और क्या है, अनकॉन्शियस है। ठीक है, और दूसरी बात उन्होंने क्या किया है, मानव के मस्तिष्क को आइसबर्ग की तुलना करी है उन्होंने। आइसबर्ग का मतलब क्या हुआ, कोई हिमखंड जो क्या है समुद्र में तैर रहे हैं, तो समुद्र के बाहर जो उसका भाग निकला हुआ है ना, वो बता रहा है किसको, वो केवल कॉन्शियसनेस है। मतलब मानव के मस्तिष्क का 1/10 हिस्सा केवल चेतन रहता है और बल्कि 9/10 हिस्सा जो बचा वो पूरा क्या है, वो पूरा का पूरा अनकॉन्शियस टर्म सेट में रहता है। ठीक है, तो आज का जो क्लास है सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड वो यहीं फिनिश होता है। ओके, सारी चीज़ों को आप बेसिकली ठीक से अडेप्ट करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन पार्ट्स में इनको केवल और केवल आपको एज से याद रखना है, स्टेजेस कितनी है ये याद रखनी है। ठीक है, किस स्टेज में क्या हुआ, वो सारी चीजें जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट नहीं करती, बट अगर वो रिलेट करेंगी भी, ठीक है, मोर और लेस अगर सवाल पूछे भी जाएंगे, ठीक है, तो यहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बताया था मैंने, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इंपॉर्टेंट पुस्तक जो है इनकी वो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स है। ठीक है, मैंने लिखाया है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी, सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड जो भी साइको एनालिटिक थ्योरी है इनकी। ठीक है, इन टर्म्स को आप एक बार रिवाइज करिएगा। ठीक है, और जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास जो है अभी हमारी, ठीक है, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, उस पर आप जुड़िए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।